नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बेबस संस्थाओं से भी बुलंद आवाजें आ सकती हैं। युद्ध रोकने में संयुक्त राष्ट्र और उसके बनाए कानून भले ही बेकार साबित होते रहे हैं, मगर इसी संस्था के महासचिव यानी प्रमुख अंतोनियो गुतेरेस के भाषण ने संयुक्त राष्ट्र को थोड़ी देर के लिए प्रासंगिक बना दिया। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां कह रही हैं कि मदद पहुंचाने के लिए घुटनों पर झुककर मांग की जा रही है। अभी जितनी मदद पहुंच रही है उससे 20 गुना ज्यादा मदद पहुंचाने की जरूरत है। दुनिया में शायद ही किसी को यकीन हो कि युद्ध रुकवाने में संयुक्त राष्ट्र की कोई प्रभावशाली भूमिका बची है, मगर अब तो मदद पहुंचाने के काम में भी उसकी भूमिका सीमित होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने अपने भाषण के बाद ट्वीट कर दिया कि हमास का हमला शून्य में नहीं हुआ है, मगर यह भी दोबारा से ट्वीट किया कि फलस्तीन को शिकायत है। इसका मतलब नहीं कि हमास का हमला सही है। इजराइल पर जो हमला हुआ है उसके बहाने आप नागरिकों पर विनाशकारी हमले को सही नहीं कह सकते। यह भी उन्हीं के भाषण का हिस्सा था। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, लेकिन इजराइल कतर की तारीफ क्यों करने लगा है, हम इस पर भी इस वीडियो में आगे बात करेंगे। न्यूयॉर्क में मौजूद इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने गुतेरेस के संबोधन के बाद ट्वीट कर दिया कि मैं महासचिव से नहीं मिलूंगा। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत गिलद एरदान ने पत्रकारों से कहा कि गुतेरेस के बयान समझ से बाहर हैं और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से इस्तीफे की मांग कर दी, यह कहते हुए कि गुतेरेस आतंकवाद का समर्थन करते हैं। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के चीफ के बयान के बाद इजराइल संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को वीजा नहीं देगा। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार मामलों के अंडर सेक्रेटरी जनरल को वीजा देने से इनकार कर दिया है। उन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है, ऐसा कहा है। जिन पर मानवाधिकार के लिए मदद पहुंचाने की जिम्मेदारी है, इजराइल उन्हीं को हमास का समर्थक बता रहा है। इसी संयुक्त राष्ट्र की बैठक में अमेरिका के विदेश सचिव ने कहा कि जो नागरिक हैं वो नागरिक हैं और वो नागरिक हैं। फलस्तीनी नागरिकों की रक्षा होनी चाहिए। ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन वही अमेरिका इजराइल को हथियारों की सप्लाई भी कर देता है ताकि हमला जारी रहे। अमेरिका केवल बयान दे रहा है या नसीहत दे रहा है। युद्ध के अपराध के नियम तो यह भी कहते हैं कि जो भी इसमें शामिल होता है, जो हथियार देता है, वह भी अपराधी है। तो क्या अमेरिका खुद को इजराइल के साथ युद्ध का अपराधी मानता है? सब अपनी अपनी सोच रहे हैं। गजा की कोई नहीं सोच रहा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के बचाव में कौन आया? क्या कोई नाम आपको नजर आया? गजा में 6 लाख लोग संयुक्त राष्ट्र की शिविरों में रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा कि इन शिविरों में ईंधन नहीं है। इजराइल की सेना आईडीएफ अब संयुक्त राष्ट्र के शिविरों को भी निशाना बना रही है। यूएनआरडब्ल्यूए संयुक्त राष्ट्र राहत व कार्य एजेंसी को ट्विटर पर पलटकर जवाब देने लगी है। यूएनआरडब्ल्यूए ने जब 24 अक्टूबर की रात ट्विटर पर लिखा कि 25 अक्टूबर की रात तक हमारे पास ईंधन नहीं बचेगा, इसकी वजह से हमें अपने मदद कार्य को रोकना पड़ेगा। अगर ईंधन नहीं मिला तो कल रात तक गजा में राहत का काम रुक जाएगा। इस पर इजराइल की सेना आईडीएफ ने यूएनआरडब्ल्यूए के ट्वीट को एक ड्रोन तस्वीर के साथ रीट्वीट किया और लिख दिया कि ये हमास के फ्यूल टैंक हैं, इनमें 5 लाख लीटर से भी अधिक ईंधन है। हमास से पूछो अगर आपको थोड़ा ईंधन मिल सकता है। आस्क हमास इफ यू कैन हैव सम। इजराइल को दिखने लगा है कि इस मंच से, संयुक्त राष्ट्र के मंच से, अंतोनियो गुतेरेस का भाषण दुनिया भर में फलस्तीन को पहले पन्ने पर पहुंचा देगा, जिन पन्नों पर ज्यादातर इजराइल का ही पक्ष नजर आता है। राहत व बचाव कार्य में संयुक्त राष्ट्र के 35 कर्मचारी गजा में मारे गए हैं। हम आज के वीडियो में इस पर भी बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंतोनियो गुतेरेस ने अपने भाषण में उस नब्ज पर हाथ रख दिया जिस पर इजराइल लगातार पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। गुतेरेस ने कहा कि इस युद्ध के कारण समाज में ध्रुवीकरण और तनाव तेजी से फैल रहे हैं, इसलिए हमें सिद्धांतों को लेकर स्पष्ट रहना होगा और इसकी शुरुआत नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान के मूल सिद्धांत से होती है। उन्होंने कहा कि सभी बंधकों के साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए और बिना शर्त उन्हें रिहा किया जाए।
यह भी स्वीकार करना जरूरी है कि हमास का हमला शून्य में नहीं हुआ है। 56 साल से फलस्तीन के लोगों को बंधक बनाया गया है। वे दम घोंटू हालात में रहने के लिए मजबूर किए गए हैं। उन्होंने देखा है कि उनकी जमीन किस तरह से कोई निगलता जा रहा है। यहां के लोग पहले से ही हिंसा से घिरे हैं। उनकी अर्थव्यवस्था की गर्दन मरोड़ दी गई है। उनके लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया। उनकी उम्मीदें तेजी से खत्म होती जा रही हैं कि दुखों का राजनीतिक समाधान हो भी सकता है। युद्ध के अपने नियम होते हैं। हमें मांग करनी चाहिए कि सभी पार्टियां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के कानून का सम्मान करें, अस्पताल और संयुक्त राष्ट्र की इमारतों का सम्मान करें जहां पर इस समय 6 लाख फलस्तीनी रह रहे हैं। नागरिकों की सुरक्षा का मतलब यह नहीं कि 10 लाख लोगों को आप जगह खाली कर दक्षिण जाने के लिए कह दें जहां ना शिविर है, पानी है, ना भोजन है, ना दवा, ना ईंधन। दक्षिण में भी लगातार बमबारी हो रही है। मैं मानवाधिकार के कानूनों के उल्लंघन को लेकर बहुत चिंतित हूं। कोई भी पार्टी इन कानूनों से ऊपर नहीं है। Even war has rules. It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. I am deeply concerned about the clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza. एक स्तर पर देखिए तो जब तक इजराइल के संबंध हर मुल्क से बेहतर हैं, तब तक उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि संयुक्त राष्ट्र क्या कहता है, उसमें क्या कहा जा रहा है और सड़कों पर जनता क्या कह रही है। मगर संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख के भाषण के बाद इजराइल के विदेश मंत्री की प्रतिक्रिया से यह नजर आने लगा कि इजराइल पर मनोवैज्ञानिक असर हो रहा है। वह चिढ़ने लगा है कि दुनिया केवल उसकी बात क्यों नहीं कर रही है, फलस्तीन की भी बात क्यों कर रही है। इस बाताबाती में राहत सामग्री का अभियान प्रभावित हो रहा है। ईंधन को लेकर इजराइल और अमेरिका अलग अलग बातें कर रहे हैं, मगर इजराइल की ही चल रही है। इजराइल मानने को तैयार नहीं कि गजा में ईंधन की कमी है। कहता जा रहा है कि हमास के पास पर्याप्त ईंधन है। कह रहा है कि उस पर हमला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र और नागरिकों के ईंधन हमास ने चुराए हैं। मंगलवार को व्हाइट हाउस ने कहा कि गजा के भीतर ईंधन की सप्लाई की इजाजत दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन कर्बी ने कहा कि हम ईंधन को लेकर इजराइल की बात समझते हैं, मगर गजा में ईंधन का पहुंचना बहुत जरूरी है। 24 अक्टूबर को रफा की सीमा से कोई मदद नहीं भेजी जा सकी। 25 अक्टूबर को फिर से 20 ट्रक राहत सामग्री लेकर रवाना हुए। संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट पर लिखा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ईंधन, दवा और पानी को उत्तरी गजा के अस्पतालों तक नहीं पहुंचा पा रहा क्योंकि सुरक्षा की गारंटी नहीं है। WHO ने मांग की है कि तुरंत ही युद्ध विराम हो ताकि मानवाधिकार मदद पहुंचाई जा सके। 7 अक्टूबर से पहले हर दिन गजा में 100 ट्रक मदद सामग्री लेकर जाते थे। हमले के 2 हफ्ते के बाद पहली बार 20 ट्रक ही जा सके। यूएन ने कहा है कि गजा की 2/3 मेडिकल इकाइयां काम करना बंद कर चुकी हैं। इनमें 35 में से 12 अस्पताल शामिल हैं। कई बार लगता है कि इजराइल इसलिए भी बमबारी ज्यादा कर रहा है ताकि धमाकों की आवाज में फलस्तीन के सवाल गुम हो जाएं, मगर ऐसा नहीं हुआ। हर जगह फिर से छपने लगा है। 1917 में फलस्तीन के साथ क्या हुआ, 1948 में क्या हुआ, 1967 में फलस्तीन के साथ क्या हुआ, 2008 में क्या हुआ और 2023 में क्या हो रहा है। जब से गजा में राहत सामग्री पहुंचने लगी है, तभी से इजराइल ने अपनी बमबारी तेज कर दी है। पिछले 24 घंटे में गजा में 700 लोग मारे गए हैं और उसके पहले के 24 घंटे के हमले में 400 लोग मारे गए। अब गजा में मरने वालों की संख्या 6000 के करीब पहुंचने लगी है। 20,000 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमास के हमले में 1400 लोग मारे गए। इजराइल इसे जितनी मजबूती से रखता है, वहीं पर यह संख्याएं भी छाप दी जा रही हैं। गजा में हमास सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सोमवार 23 अक्टूबर की रात 700 से अधिक फलस्तीनियों की मौत हुई है। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 18 दिन के हमलों में 5,791 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। इसमें 2,360 बच्चे हैं।
रॉयटर्स ने लिखा है कि वे स्वतंत्र रूप से इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं कर सकते। वेस्ट बैंक में जेनिन में ड्रोन हमले के बाद अब तक मलबे से शव मिल रहे हैं। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक वेस्ट बैंक में इजरायली हमलों के बाद 100 फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है। अस्पताल काम करना बंद कर रहे हैं और यहां नसीहतों और बयानों का खेल चल रहा है। इजरायल से लौटने के बाद जो बाइडेन ने कहा था कि वे इजरायल इसलिए गए थे ताकि गजा में मदद पहुंचाने का रास्ता निकल सके और इसमें सफल रहें, लेकिन 18 तारीख के उनके दौरे के बाद आज 25 तारीख है। एक सप्ताह में भी मदद का काम अटका हुआ है। यह अमेरिका की सफलता है, अगर आप इसे सफलता मानते हैं तो। अब तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कह रहे हैं कि राहत का काम तेज नहीं है। यूक्रेन युद्ध के समय अमेरिका रूस पर लगातार प्रतिबंध लगाया जा रहा था। फरवरी 2022 से लेकर अब तक वो 2200 प्रतिबंध लगा चुका है, मगर यहां उसकी भूमिका अलग नजर आती है। वो इजराइल का दोस्त भी बन रहा है और गजा के फलस्तीनियों का हमदर्द भी। अमेरिका ने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं कहा या किया या चेतावनी नहीं दी है जिससे इजराइल पर रोक लगे। आखिर अमेरिका की चेतावनी कब काम आएगी? 18 अक्टूबर को जब ब्राजील ने प्रस्ताव लाया कि मानवीय मदद के लिए युद्ध रोक दिया जाए, तब अमेरिका ने विरोध कर दिया। अब वही अमेरिका कह रहा है कि मानवीय मदद के लिए युद्ध रोक दिया जाए, जबकि उस समय अमेरिका को ही मनाने के लिए युद्ध विराम सीज फायर की जगह मानवाधिकार विराम का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका ने कहा है कि यह समय युद्ध विराम का नहीं है क्योंकि हमास के पास बंधक हैं, मगर हमास कह रहा है कि इजरायली बमबारी में 20 बंधक मारे गए हैं और इजराइल कह रहा है कि बंधकों के कारण वह हमला नहीं रोकेगा। इसलिए हमारा जोर इस बात पर है कि इस वक्त किसी के बयान को नमक बराबर ही समझें जब तक कि युद्ध विराम ना हो और शांति के कुछ ठोस प्रयास नजर ना आए। इजराइल विक्टिम ऑफ विक्टिम बन रहा है। हजारों बम बरसाकर करीब 6000 लोगों को मार देने के बाद इजराइल जता रहा है कि इस पूरी लड़ाई में पीड़ित अगर कोई है वही है। कई प्रमुख देशों ने हमास की निंदा की है, उसके खात्मे के अभियान को सपोर्ट किया है। फिर भी इजराइल कहे जा रहा है कि दुनिया हमास को उसके अपराध के लिए कब जवाबदेह ठहराएगी। मगर दुनिया तो यह सवाल भी उठा रही है कि इजराइल फलस्तीन के साथ दशकों से जो अपराध करता रहा है उस पर भी बात हो। क्या इन सवालों पर इजराइल के किसी भी बयान में आपको कोई जवाब मिला है? गुतेरेस का यह भाषण उन आवाजों को सर्वोच्च मंच देता है जो दुनिया भर के मुल्कों में सड़कों पर उतरी जनता की तरफ से आ रही है। इजराइल भले ही बमबारी के मामले में भारी पड़ रहा है, मगर नैरेटिव की सतह पर फलस्तीन का मसला भी बराबरी से उठने लगा है। जितनी तेजी से इजराइल गजा पर बम गिरा रहा है, उतनी ही तेजी से फलस्तीन के साथ उसने क्या किया है, किस तरह से जमीनें हड़पी हैं, लोगों को कैदी बनाया है, यह बात भी दुनिया में फैल रही है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कह दिया कि फलस्तीन का गला घोंट दिया गया, उसकी जमीनें हड़प ली गईं। उनकी यह बात इजराइल को बहुत दिनों तक भारी पड़ेगी कि हमास का हमला शून्य में नहीं हुआ। ओबामा ने भी इसी बात को अलग तरीके से कहा है कि नागरिकों पर हमले के कारण पीढ़ियों तक फलस्तीनियों के मन में दरारें पड़ जाएंगी, नफरतें भर जाएंगी। इजराइल के लिए ग्लोबल समर्थन कम होता जाएगा। लेकिन इजराइल ने ओबामा के पत्र पर नाराजगी जाहिर नहीं की। क्या उसका गुस्सा भी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के भाषण के बहाने निकल रहा है? 7 अक्टूबर से मध्य पूर्व में युद्ध के फैलने की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। रूस, चीन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के युद्धपोत के पहुंचने की खबरें आती हैं, मगर अभी तक वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कई बार लगता है कि युद्ध के फैलने की बात बेवजह है। अगर इसे मध्य पूर्व के देशों में फैलना होता तो 19 दिनों में फैल चुका होता। इन 19 दिनों में अमेरिका और यूरोप के देश गजा के लिए कुछ खास हासिल नहीं कर पाए। वे इजराइल का दौरा करते रहे और अपनी राजधानी लौटते रहे। इसी सूची में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का भी नाम जुड़ गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा है कि हमास को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बने, फ्रांस उसमें शामिल होना चाहेगा। क्या मैक्रों यह कह रहे हैं कि वे भी इजराइल के साथ इस युद्ध में उतरना चाहते हैं या गठबंधन बनाकर इजराइल को थोड़ा नियंत्रित करना चाहते हैं कि युद्ध का फैसला अलायंस के हिसाब से हो? सवाल है कि इस अलायंस का लीडर कौन होगा? क्या यह गठबंधन भी उसी तरह गजा पर उत्पात मचाएगा?
ईरान ने कहा है कि वह इजराइल पर हमला करेगा। वह कई बार कह चुका है। इजराइल लगातार ईरान पर आरोप भी लगा रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के विदेश सचिव ब्लिंकेन ने कहा कि अमेरिका ईरान से सीधा युद्ध नहीं चाहता। अमेरिका नहीं चाहता कि युद्ध बड़ा हो, बशर्ते उसके नागरिकों पर ईरान के बनाए हुए संगठन कोई हमला ना करें। एक सवाल है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने दोस्त नेतन्याहू के लिए इजराइल जाएंगे? दोस्ती है तो इतनी देरी क्यों? फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने दिल्ली में इजराइल के राजदूत से मुलाकात की है। इजराइल की सरकार के आधिकारिक ट्विटर चैनल ने कंगना रनौत का शुक्रिया अदा करते हुए ट्वीट किया है कि हम भारत से मिल रहे प्यार को महसूस करते हैं। इजराइल ने तस्वीर भी जारी की है। इजराइल अभी तक हमास की तुलना अल-कायदा, आइसिस, हिजबुल्लाह, नाजी जर्मनी से कर चुका है, मगर कंगना ने हमास को रावण से जोड़ दिया। इस पूरे मामले में अमेरिका से भी ज्यादा कंगना अपने राजनयिक दायित्वों को निभा रही हैं। इन तस्वीरों से जनता के स्तर पर भारत अपनी दोस्ती का इजहार करता लग रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कब तेल अवीव जाकर पहले की तरह बीबी से दोस्ती का इजहार करेंगे? क्या हुआ अगर प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, मगर इजराइल जाने से कौन रोक सकता है? केवल चुनाव रोक सकता है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत दिल्ली में इजराइल के राजदूत से मिलाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी तेल अवीव तो जा ही सकते हैं। इजराइल ने वैसे भी कंगना के बहाने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया है। इजराइल के पक्ष में भारत में इतना अच्छा माहौल बनाने के बाद भी विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी तेल अवीव नहीं गए, ये अच्छी बात नहीं है। इस पूरे मामले में भारत की गंभीरता को गंभीरता से ही लिया जाना चाहिए। कंगना रनौत की राजनयिक भूमिका है, मनोज तिवारी की नहीं है, हेमा मालिनी की नहीं है। इस पर आप बहस कर सकते हैं, मगर इस राजनयिक भूमिका को खारिज नहीं कर सकते। भारत की यही विशिष्टता उसे विश्व गुरु के स्तर पर ले जाती है। अरब देशों की भूमिका भी जहां थी वहीं नजर आ रही है। बोलने के अलावा वे भी कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाए। ऐसा लगता है कि अरब देश पब्लिक के लिए बयान दे रहे हैं और भीतर भीतर इजराइल का साथ दे रहे हैं। तुर्की ने कहा है कि जो इजराइल का साथ दे रहे हैं गजा पर हमले के अपराधी हैं। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी मिली जुली बातें करने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की मीटिंग में संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि तुरंत युद्ध विराम हो, नहीं तो यह टकराव इलाके में फैल सकता है, पूरे विश्व को प्रभावित कर सकता है। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि चरमपंथी समूह इस टकराव का फायदा उठाकर अपने एजेंडा को बढ़ावा देंगे। इस संदर्भ में संयुक्त अरब अमीरात ने दक्षिणी लेबनान, ऑक्यूपाइड सीरियन गोलान और लाल सागर में बढ़ते तनाव की ओर इशारा किया है। मध्य पूर्व में युद्ध फैल जाएगा, इसकी चिंता इजराइल को नहीं दिखती। वह गजा पर बेतहाशा हमला किए जा रहा है। अभी तक इजराइल ने गजा पर जितनी तबाही बरपाई है, क्या वो किसी तरह से कम है? आखिर इन देशों के हिसाब से अंतिम सीमा रेखा क्या है, जिसके बाद वे अपने बयानों को एक्शन में बदलेंगे? युद्ध टालना व्यवहारिक फैसला है, लेकिन यहां तो युद्ध भी नहीं टलता नजर आ रहा। अब आते हैं कतर की भूमिका पर। इजराइल जिसकी तारीफ कर रहा है। यह कतर की राजधानी दोहा है। दोहा इजराइल की राजधानी तेल अवीव से 2000 किलोमीटर दूर है। जिस वक्त यह वीडियो लिया गया है उस वक्त यह मुल्क शांत और सुसज्जित नजर आ रहा है। इसकी सड़कों के किनारे समृद्धियां छलक रही हैं, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से यह दुनिया का सबसे अमीर देश है और सैनिक साजो सामान पर सबसे अधिक खर्च करने वाला देश है। इसका निवेश यूरोप के खेल संगठनों में है, कई कंपनियों और प्रोजेक्ट में है। जब से कतर पर आरोप लगा है कि इसने भी हमास को बढ़ावा दिया है, कतर के निवेश को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मामला पैसे का है। कतर को अलग थलग करना इतना आसान नहीं होगा। कतर की यह शाम इस वीडियो में बता रही है कि वो आकार में छोटा है, मगर उसके तेल, गैस और पैसे की ताकत बहुत बड़ी है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन ने इजराइल के साथ साथ कतर से भी संपर्क साधा कि वह बंधकों की रिहाई में मध्यस्थ की भूमिका अदा करे। 2 अमेरिकी नागरिकों की रिहाई भी हुई। रॉयटर्स ने सूत्रों से लिखा है कि कतर ने हमास से अपील की है कि इजराइल की परवाह किए बगैर महिलाओं और बच्चों की रिहाई जल्दी हो। वॉल स्ट्रीट जर्नल में रिपोर्ट है कि कतर और हमास के बीच 50 बंधकों की रिहाई की बातचीत फेल हो गई, क्योंकि हमास ने ईंधन की मांग कर दी। तो कतर की भूमिका पर दुनिया की नजर है। उस पर हमास को मदद पहुंचाने के आरोप हैं। तो वही कतर 200 बंधकों की रिहाई को लेकर हमास से बातचीत भी कर रहा है।
कतर का कहना है कि वो रिहाई को लेकर आशावादी है। पिछले 1 दशक से कतर दोहा में हमास की मेजबानी करता रहा है। हमास के प्रमुख नेता कतर में रहते हैं या रह चुके हैं, उसके नेताओं का यहां आना जाना रहा है। इजराइल से भी उसके रिश्ते कतर के काफी अच्छे रहे हैं और कतर की भूमिका की इजराइल तारीफ कर रहा है। एक तरफ कतर इजराइल की निंदा कर रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की तरफ से कहा है कि मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि कतर मानवीय उपायों में एक अहम भागीदार बनता जा रहा है। इस समय में उनके कूटनीतिक प्रयास बेहद जरूरी हैं। जब हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम हुआ था तब कतर ने ही गजा में प्रशासनिक अधिकारियों की तनख्वाह दी, गरीब परिवारों के खातों में पैसे दिए और मानवीय सहायता पहुंचाई। बाइडेन प्रशासन कतर को लेकर संवेदनशील है, उसकी भूमिका को लेकर तारीफ भी कर देता है और अपने नागरिकों की रिहाई के लिए दबाव भी डालता है। अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकेन हमले के बाद अपने दौरे में कतर गए थे। कतर के अमीर ने कहा है कि इजराइल के हमले को लेकर हमें दोहरापन मंजूर नहीं, जैसे बच्चों की जिंदगी का कोई मोल नहीं। आप इस बात को अनदेखा नहीं कर सकते कि इजराइल ने फलस्तीन पर कब्जा किया है, उसे चारों तरफ से घेर लिया है, उसकी जमीन पर अपनी बस्ती बसा ली है। हम शांति के समर्थक हैं और ऐसा समाधान चाहते हैं जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हो। हमारा कहना है कि अब बहुत हो चुका। इजराइल को आप हत्याएं करने की खुली छूट नहीं दे सकते। हम इस युद्ध को रोकने की मांग करते हैं ताकि नागरिकों को निशाना न बनाया जाए। कुल मिलाकर इस वक्त बयानों का युद्ध चल रहा है, मुलाकातों का दौर चल रहा है। इन सभी गतिविधियों से गजा के नागरिकों के लिए कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। इजराइल के बमों की गिनती और गजा के लाशों की गिनती के अलावा बाकी दुनिया के लिए कुछ नहीं बचा। हम जिन नेताओं को पावरफुल, ताकतवर, न जाने क्या क्या कहते हैं और बनाते हैं, उन्हीं के आगे आम जनता लाचार नजर आती है। उनकी लाइफ ठीक चल रही है नेताओं की, वे इस माहौल में भी अच्छे कपड़ों में नजर आते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए मुस्कुराते नजर आते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।